लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों का प्रचार अब अंतिम चरण पर है। सभी दल प्रचार में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के पेम्बलूर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम अपनी जनसभा में विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव के समय संविधान के नाम पर झूठ बोलना कांग्रेस की ओर इंडी गठबंधन का फैशन बन गया है। जहां तक संविधान का सवाल है, आज बाबा साहब अंबेडकर खुद आ जाएं तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान सरकार के लिए गीता, रामायण, बाइबल और कुरान है। कांग्रेस ने बाबा साहब को जीते जी चुनाव हराया। तो लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने सोशल इंजीनियरिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने लोगों के बीच जाना भी शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में बीते रात को अचानक कांग्रेस नेता कोयम्बटूर के एक मिठाई की दुकान पर पहुंच गए। कांग्रेस नेता को अपने बीच देखकर दुकान के सभी कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। दरअसल कोयम्बटूर के सिंगालुरु में एक मिठाई की दुकान पर राहुल गांधी अचानक उस समय पहुंचे जब रात में वो कार्यकर्ताओं के साथ घूमने के लिए निकले थे। राहुल गांधी ने मिठाई की दुकान पर पहुंचते ही वहां पर बाकायदा डिवाइडर पार किया। मिठाई की दुकान के मालिक ने कहा कि राहुल गांधी हमारी दुकान पर पहुंचे तो सभी अचंभित रह गए। वो शायद कोयम्बटूर में किसी मीटिंग के लिए आए थे। राहुल गांधी ने तमिलनाडु की मशहूर मठाई मैसूर पाक का भी स्वाद चखा और कुछ मिठाइयां भी पैक कराई। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पहली बार किसी दुकान पर स्वाद चखने के लिए पहुंचे हों। इससे पहले भी हालांकि वो दिल्ली की बंगाली मार्केट और चांदनी चौक के बाजारों में गोलगप्पे, चाट और शरबत का लुत्फ उठाते हुए नजर आए थे। तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने घोषणा पत्र का नाम परिवर्तन पत्र दिया है। इसमें पार्टी की तरफ से 24 वचन दिए गए हैं। दरअसल 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी, 3 लाख खाली पदों को भरने के अलावा 70 लाख पदों का सृजन भी इसमें शामिल है। रक्षाबंधन पर गरीब परिवार की बहनों को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपए फिक्स किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का वादा भी घोषणा पत्र में किया गया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम देश भर में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आने वाले 15 अगस्त को आपको बेरोजगारी से आजादी मिलनी शुरू हो जाएगी। 15 अगस्त से नौकरी देने की प्रक्रिया भी शुरू होगी और आने वाले रक्षाबंधन से गरीब परिवारों की हमारी बहनों को हर साल 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। गैस सिलेंडर 500 रुपए किया जाएगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम दिलवाएंगे। तो आज परिवर्तन पत्र के जरिए 24 जन वचन यानी 24 का चुनाव और 24 जन वचन हम लोग लाए हैं। डिटेल्स और सारी बातें आप लोगों को दे दी जाएगी, लेकिन जो प्रमुख चीजें हैं वो हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहिए। जनमत, जनता अगर हमको ताकत देती है, अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में उठापटक का दौर जारी है। इस बीच आज आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है जब आरजेडी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सीमांचल में यह आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अशफाक करीम ने लालू यादव को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि आप जातीय जनगणना करने का दावा करते थे, जिनकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देते थे, लेकिन आपने मुसलमानों का हक मारा है। पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने मुसलमानों की हकमारी का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल अशफाक करीम को ना तो इस बार राजद की तरफ से राज्यसभा भेजा गया और ना ही उन्हें लोकसभा का ही टिकट दिया गया और इसको लेकर ही वो पार्टी से लगातार नाराज भी चल रहे थे। लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से संपर्क भी करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी सीट पर उनके लिए बात नहीं बन पाई और उन्हें लोकसभा का टिकट भी नहीं दिया गया। ऐसे में उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है।
तो देश की सबसे चर्चित वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अखिल भारत हिंदू महासभा की प्रत्याशी हिमांगी सखी चुनौती पेश करने वाली हैं। उनका कहना है कि मैं गंगा पुत्र पीएम मोदी के सामने शिखंडी की तरह खड़ी हो गई हूं। वो किन्नरों के हक की लड़ाई के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं। चुनाव प्रचार के लिए वाराणसी पहुंची हिमांगी सखी ने बताया कि उन्हें महासभा ने यहां से उम्मीदवार बनाया है। वो अपने किन्नर समाज का प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं। अगर लोकसभा में किन्नरों के लिए सीट आरक्षित हुई होती तो आज उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि अगर किन्नर समाज का हिस्सा है तो हमारे देश के राजा चुप बैठे हैं। मोदी जी की सरकार को आए 100 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो किन्नरों का क्या उत्थान हुआ? आज भी आपके होते हुए किन्नर समाज क्यों भीख मांग रहा है? तो मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के लिए शुरू हुई लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया अब 2 दिन के छुट्टी के बाद सोमवार को शुरू होगी। इस चरण में कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गज चुनाव मैदान में अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इनमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हैं। हालांकि पहले दिन नामांकन शुरू होने के बाद 6 सीट पर 7 प्रत्याशियों के नाम भरे गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 19 अप्रैल को विदिशा और दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट पर मंगलवार यानी 15 अप्रैल को नामांकन करेंगे। विदिशा लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी भानु प्रताप शर्मा ने पहले ही दिन नामांकन भर दिया है, जबकि बीजेपी से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशी हैं। अभी उनके नामांकन की तारीख तय होना बाकी है। तो वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में बीती शाम बोरवेल में गिरे 6 साल के मासूम को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। कल शाम से लगातार 8 से 10 जेसीबी रात भर से खुदाई करते हुए नजर आई, लेकिन अभी तक बच्चे की कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि उसके ऊपर मिट्टी आने की वजह से वो गहराई में चला गया है। रीवा में शुक्रवार की शाम एक 6 साल का मासूम बोरवेल की गड्ढे में गिर गया था। बताया जा रहा है कि बच्चा 107 फीट नीचे जाकर फंस गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रशासन की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई, लेकिन बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। मौके पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी लाया गया था। साथ ही गड्ढे में कैमरा डालकर बच्चे की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में फेमस रामेश्वरम कैफे को बम से दहलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने बम धमाके के मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान मुसव्विर हुसैन शाबिज और ए मथीन अहमद ताहा के तौर पर हुई है, जो धमाके के बाद कोलकाता में छिपकर रह रहे थे। हालांकि रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के आरोपियों को पकड़ना इतना आसान नहीं था। दरअसल 1 महीने से लगातार एनआईए की टीम इन्हें गिरफ्तार करने के लिए जी जान से जुटी हुई थी। जैसे ही कोलकाता में आरोपियों के होने की जानकारी मिली, वैसे ही एनआईए ने छापेमारी कर दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने कहा कि शाजिब ने कैफे में विस्फोटक रखा था और ताहा विस्फोट की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का मास्टरमाइंड है। अब दोनों आरोपियों को पश्चिम बंगाल से बेंगलुरु लाया जा रहा है, जहां एनआईए स्पेशल कोर्ट में इनकी पेशी होगी। तो उत्तर प्रदेश की अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहां देश भर से हर दिन भक्तों की भीड़ जुट रही है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन हर साल रामनवमी का त्योहार भी मनाया जाता है। लेकिन राम भक्तों के लिए इस साल रामनवमी का पर्व बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि लगभग 500 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि में बने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। इसलिए रामनवमी के दिन इस बार अयोध्या राम मंदिर में भव्य नराजा देखने को मिलेगा। अयोध्या में रामलला के परिसर में सूर्य अभिषेक का सफल परीक्षण भी हुआ। दर्पण के जरिए भगवान के मस्तक पर सूर्य ने तिलक किया। वैज्ञानिकों की मौजूदगी में ठीक दोपहर 12 बजे ये सफल परीक्षण किया गया और अब 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन सूर्यदेव रामलला के ललाट की शोभा बढ़ाएंगे।
राम जन्मोत्सव के मौके पर लगभग 4 मिनट तक सूर्यदेव रामलला का तिलक भी करेंगे। सूर्य अभिषेक के सफल परीक्षण का वीडियो अब सामने आ गया है, जिसे देख भक्त भाव विभोर हो रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में अप्रैल की शुरुआत से ही भीषण गर्मी पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से दोपहर के साथ सुबह शाम गर्मी सता रही है और इस बीच मौसम विभाग ने गुड न्यूज दे दी है। दरअसल आईएमडी ने आज और कल येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दोनों ही दिन धूल भरी तेज आंधी के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि इस वजह से अधिकतम तापमान में भारी गिरावट आने की संभावना भी है और इसके अगले 6 से 7 दिन तक गर्मी से राहत रहेगी। आईएमडी ने दिल्ली और एनसीआर में मौसम को लेकर एक हफ्ते का पुनर्नुमान जारी किया और इसके अनुसार आज और कल 2 दिन सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक तेज हवा चलने का भी अनुमान है। इन 3 दिनों में तापमान में भारी गिरावट हो सकती है। बीते दिनों हालांकि दिल्ली का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस रहा।